नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ऐसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के आने का चांस आपके 29 जून को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो दोस्तों, कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों अर्थशास्त्र। क्या नाम था दोस्तों? अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था। आगे इस पेपर में दूसरा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है शिवाजी के पास कुल कितने दुर्ग थे और उन्होंने मुगलों को कितने दुर्ग सौंपे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जब छत्रपति शिवाजी जवान थे तब उनके पास में टोटल 12 दुर्ग थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पास में 370 दुर्ग है वो बचे थे। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि छत्रपति शिवाजी के पास में जवानी के वक्त 12 दुर्ग थे और मृत्यु के दौरान 370 दुर्ग थे। आगे तीसरा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो दोस्तों, लोकतंत्र 3 प्रकार का होता है। आपको बताता हूँ कौन कौन सा। देखिए, पहला हमारे पास में है प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या नाम है दोस्तों? प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये लोकतंत्र का पहला प्रकार है। आगे हमारे पास में दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है उदारवाद लोकतंत्र। क्या नाम है दोस्तों? उदारवाद लोकतंत्र। तीसरा जो हमारे पास में अंतिम प्रकार है लोकतंत्र का, उसका नाम है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या नाम है दोस्तों? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग देश के प्रमुख 4 महानगरों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारे पास में क्या है, भारत का मैप है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे कोलकाता। तो इन 4 शहरों को जोड़ने वाली रेखा है वो हमारे पास में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग कहलाती है। तो दोस्तों, अब जब इसके अंदर हमारे पास में 4 महानगर आ रहे हैं, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये हमारे पास में क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग देश के क्या हैं, प्रमुख 4 महानगर हैं। आगे 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी देश के उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये आपको मैंने परिभाषा बताई। आगे छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में पूछा गया है सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको ये बताना है। चलिए, मैं आपका टेस्ट करना चाहता हूं। आप बताइए कि सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा तो उसे मैं बधाई दूंगा कि आपकी तैयारी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस पेपर का 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में पूछा गया है नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, आपको बता दूं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। दोस्तों, कब की गई? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में पूछा गया है निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, देखिए, निरपेक्ष गरीबी उस व्यक्ति में होती है जो उतनी ऊर्जा का उपयोग नहीं करता जितनी उसे आवश्यक होती है। देखिए दोस्तों, आपको मैं निरपेक्ष गरीबी को एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास में माना एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास में टोटल 3 रोटियां हैं। कितनी रोटियां हैं? 3 रोटियां हैं, और वह केवल 2 रोटियों का उपयोग कर पाता है और 1 रोटी है वो बच जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कम ऊर्जा का उपयोग किया, जितनी उसके पास में ऊर्जा थी उससे कम ऊर्जा का उपयोग किया, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर निरपेक्ष गरीबी है वो पाई जाएगी। आगे देखते हैं। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। 9वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है श्रम शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि ये श्रम शक्ति क्या होती है। देखिए, काम करने की क्षमता को श्रम शक्ति कहते हैं। हमारे भारत देश के अंदर 15 वर्ष से लेकर के जो 64 आयु वर्ष के लोग हैं, 64 आयु वर्ष के लोग हैं, वह श्रम शक्ति के अंदर आते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है,
काम करने की क्षमता होती है। 15 वर्ष से 64 आयु वर्ष के लोगों में काम करने की क्षमता होती है, इसलिए ये श्रम शक्ति में आते हैं। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कोई भी 4 बेरोजगारी के प्रकारों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास में पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरा हमारे पास में है चक्रीय बेरोजगारी और चौथा हमारे पास में है ऐच्छिक बेरोजगारी। ये हमारे पास में बेरोजगारी के 4 प्रकार हैं। अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य को संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों आपको बताता हूं कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, पहला हमारे पास में ये है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह सदन की जो कार्रवाई होती है उसको संचालित करता है, यानी कि सदन की कार्रवाई को संचालित करने का काम कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा हमारे पास में जो काम है विधानसभा के अध्यक्ष का वह है कि सदन के अंदर शांति और जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? वह भी विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 कार्य बताए विधानसभा के अध्यक्ष के। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका पहला पॉइंट। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यह आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के निकट सतलज नदी पर बना हुआ है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त है, ठीक है, यानी कि आपस में मिली हुई है, तीनों राज्य इसका उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास में ये है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन और सिंचाई और हमारे पास में क्या है? पेयजल, यानी कि पीना और विद्युत उत्पादन करना और हमारे पास में क्या है? सिंचाई। ये तीनों क्या है? मुख्य उद्देश्य हैं भाखड़ा नांगल परियोजना के। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है स्थानांतरित कृषि पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपके पास में 3-3 नंबर के जो प्रश्न हैं वे शुरू हो गए हैं। मैंने आपको 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे उनके उत्तर तो बता दिए थे। अब बड़े बड़े प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो इनके उत्तर यदि मैं बताऊंगा तो जो वीडियो है वह लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए। जैसे जैसे वीडियो चल रही है वीडियो को रोक रोक के इन प्रश्नों को लिखते जाइए। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है भारत में तांबा जस्ता के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि भारत के अंदर तांबा और जस्ता है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है भारत में कागज उद्योग के वितरण पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको बताना है कि भारत के अंदर जो कागज की इंडस्ट्रियाँ हैं वह कहाँ कहाँ मिलती है। देख सकते हैं आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न है निम्न को समझाइए। पहला है साक्षरता दर, दूसरा है संसाधन, यानी कि आपको दोनों पर टिप्पणी करनी है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं 17वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है सीमांत सड़कों का महत्व समझाइए। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु 4 उपाय लिखिए। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। देखिए, यदि आपके पास में 2 पहिए वाला वाहन है तब आपको क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। इससे आप क्या कर सकते हो? सड़क दुर्घटना से बच सकते हो। दूसरा, यदि आपके पास में 4 पहिए वाला वाहन है तब आपको जो सीट बेल्ट होता है वो आपको अवश्य पहनना चाहिए। इससे भी आप क्या कर सकते हो? जो सड़क दुर्घटना है उससे बच सकते हो। तीसरी बात हमें यह है कि हम कोई भी वाहन चला रहे हैं तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, इन तीनों लाइटों का जो पालन है वो हमें करना चाहिए। चौथा, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसका भी हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसका भी हमें पालन करना चाहिए, इससे हम सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। आगे 19वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है स्वच्छता को कितने प्रकारों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। दोस्तों आप जल्दी से इन प्रश्नों को लिखते जाइए। मैं आपको जो इनके उत्तर हैं कुछ के बता रहा हूँ, कुछ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। आगे 20वां प्रश्न, निम्न को समझाइए। पहला है अशोक के धम्म का सार, दूसरा है चोल प्रशासन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे 21वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न को समझाइए। पहला हमारे पास में है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है हल्दी घाटी युद्ध। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को लिखिए। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कोई 4 लोकतंत्र के दोष लिखिए। यानी कि आपको 4 दोष लिखने हैं लोकतंत्र के।
आगे 24वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को समझाइए और इसके लाभ बताइए। आगे देखते हैं इस पेपर का 25वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है धातु मुद्रा की क्या सीमाएं होती है वह वित्तीय मध्यस्थ किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। आगे 26वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था को समझाइए। आगे 27वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है निम्न आंदोलनों को समझाइए, जिसमें पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा है नीमू चुना किसान आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो निम्न आंदोलन दिए गए हैं इस पर आपको थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करनी है। आगे 28वां प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं 28वें प्रश्न में पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे 29वां प्रश्न भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए वह अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं इस पेपर के अंतिम 30वें प्रश्न की तरफ जिसमें पूछा गया है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है सेलम, पांचवा है चंबल घाटी परियोजना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों इन प्रश्नों की आने का चांस आपके 29 जून को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।